नमस्ते छात्रों। मैं डॉक्टर प्रकाश गोपारणे, वैद्यनाथ कॉलेज परली वैजनाथ। आज हम भाषा की रात इस कविता के दूसरे भाग की सप्रसंग व्याख्या ये विश्लेषण करने वाले हैं। एक तारा टूटा है उत्तर से दक्षिण की ओर, रोशनी की भागती गूंज के सिरे से छूट कर गिरा है। लुंड मुंड चीखता हुआ आसमान जैसे आत्महत्या की कोशिश करता हुआ रस्सी टूटने से जमीन पर गिरा है। यहाँ जमीन कहते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर एक गूंज है, और जैसे कोई आसमान से तारा छूटा हो। ये गूंज किसकी है? तो भाषा का मुद्दा है। जितने राज्य है उतनी भाषाएं है, उतनी संस्कृतियाँ है, और उनके साथ जुड़ी हुई अस्मिताओं की लड़ाई है। और ये अस्मिताओं की लड़ाई कैसी है? जैसे कोई आत्महत्या करता हुआ व्यक्ति, जो उसका जैसे दुख होता है वैसे हर एक को लगता है कि ये अपना दुख है। शहर दूसरे शहर की अफवाहों से घिरा है, और इस माहौल में हर शहर अलग अलग प्रकार की अफवाहों से घिरा हुआ है। मतलब ये है कि यहाँ सच्चाई कम है भाषाओं को लेकर, अस्मिताओं को लेकर, और अफवाहें ज़्यादा है। बख्तरबंद गाड़ियों का दस्ता तुम्हारी बगल से अभी अभी गुजरा है। अब अफवाहें क्या करती है? अफवाहें भीड़ इकट्ठा करती है, भीड़ के मस्तिष्क को उत्तेजित करती है, दंगाएं करती है, और फिर उसको निपटने के लिए प्रशासन और व्यवस्थाएं मुस्तैद हो जाती है। उसका उल्लेख करते हैं धमिल और कहते हैं कि बख्तरबंद गाड़ियों का दस्ता तुम्हारी बगल से अभी अभी गुजरा है। तीन मुंह वाली एक खौफनाक परछाई तुम्हारे सामने टांग पसार कर बेझिझक लेट गई है। अब ये तीन मुंह वाली खौफनाक परछाई कौन है? जब संविधान बना तो भाषाई नीति बनी, और वो त्रिभाषा सूत्र ही तीन मुंह वाली खौफनाक, जैसे मातृभाषा, राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, और अपनी भाषा जो है तीसरे नंबर पर आ जाती है। और ये तीन मुंह वाली खौफनाक परछाई जो है वो टांग पसार कर बेझिझक लेट गई है। लेट गई मतलब हम सब में अब रच बस गई है वो। ये भाषा की रात है, नंगी और ठंडी और काली और तीन मुंह वाली ये भाषा की रात। और इस भाषा नीति को रात कहते हैं। रात अंधेरे का प्रतीक होती है। अंधेरा नकारात्मकता से भरा होता है, इसीलिए तीन मुंह वाली या तीन सूत्रों वाली ये भाषा नीति अंधेरी है, जो काली है, ठंडी है और नंगी है। मतलब कि तीनों ही स्तरों पर वो नकारात्मक है हमारे लिए। तीन भाषा सूत्रों। तुम्हारी ऊब का चेहरा पहनकर हत्यारों ने फिर उसी ज़बान में बोलना शुरू कर दिया है जिसमें तुम्हारी बचपन की लोरियों की गंध है, और वे तुम्हें बेहद पसंद है। और इस भाषा को षड्यंत्र का मुद्दा बनाने वाले लोग क्या कर रहे हैं? षड्यंत्र का मुद्दा बनाने वाले लोग मतलब राजनेता या भाषाई अस्मिताओं को लड़ाकर अपना स्वार्थ साधने वाले लोग ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारी बचपन की लोरियों की गंध जिस भाषा में है वो तुम्हारी मातृभाषा की बात कर रहे हैं। वो राजभाषा की बात नहीं करते, वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा की बात नहीं करते, वो रोजगार प्रदान करने वाली भाषा की बात नहीं करते, देश की एकता को सूत्र में बांधने वाली हिंदी भाषा की बात नहीं करते, बल्कि वह ऐसी भाषा की बात करते हैं जो तुम्हारी अपनी है, और वो कहते कि तुम्हारी भाषा खतरे में है। उनके भीतर लाल फीतों वाली मौका परस्त बोनी भलमानसाहत दोबारा जगी है। लाल फीतों वाली मौका परस्त मानसिकता क्या है? ये प्रशासनिक बापू है,
ये हमारी ब्यूरोक्रेसी जिसको कहते हैं हम, वह मौकाप्रस्त होती है। जो जैसा सत्ता में आता है उसके जैसे उसके विचार बन जाते हैं, और सत्ताधारी तो उनको संचालित करने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते। तो ये इनकी बौनी भलमानसत है, दोबारा जगी है, और सहसा उनकी सहानुभूति तुम्हारे पसीने के बदबू से मेल खाने लगी है। उनकी सहानुभूति तुम्हारे पसीने के बदबू से मेल खाने लगी है, मतलब वो तुम्हारे श्रम का शोषण करना चाहते हैं, तुम्हारा शोषण करना चाहते हैं। यानी उन्होंने मान लिया है कि जो बीमार है उसे रोशनी में नंगा होने का पूरा अधिकार है। तो बीमारी क्या है? बीमारी तो व्यवस्थाओं ने लगवाई है, भाषा की राजनीति करवा कर लड़वाया है झूठी अस्मिताओं को लेकर, और उनको लगता है कि आपको नंगा करने का पूरा अधिकार है, मतलब आपका पूरा शोषण करने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि आप वो करना चाहते हैं, आप वो होना चाहते हैं। यहाँ बुद्ध मिल हम लोगों को आगाह कर रहे हैं कि व्यवस्था की सोच आपके लिए क्या है। तुम्हारे संतोष के लिए पड़ोसी देशों की भूखमरी के किस्से, तुम्हारे गुस्से के लिए अखबार का 8वां कलम, और तुम्हारी ऊब के लिए वैष्णव जनतो तेने की नमकीन धुन। और तुम्हारे लिए क्या है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए। देखिए, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश भूखा मर रहा है, श्रीलंका भूखा मर रहा है, नेपाल भूखा मर रहा है, और ये सब मतलब कि हम आपको कितना कुछ मुहैया करा रहे हैं, इसके बीच आपको उलझाया जा रहा है, आंकड़ों में फंसाया जा रहा है। स्थितियाँ वैसी है या नहीं, ये कुछ आप उसके प्रति बेखबर है, और आप अपनी ही धुन में है। वैष्णव जो ने तो तीन किए जो जाने पीर पराई, और पीर पराई जानने वाली ये व्यवस्था है, ऐसा एक मुखौटा उन लोगों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ये एक षड्यंत्र है। गरज है कि तुम्हें पूरा जाम करने का पूरा इंतज़ाम, जहाँ चीज़ें तुम्हारे शिनाख्त के अभाव में अपनी असलियत खो रही है। मतलब कि तुम्हारे शिनाख्त के अभाव में कोई भी चीज़ अपनी असलियत खो रही है, कि तुम किसी भी चीज़ की कोई अपनी दिमागी ताकत लगाकर कोई शिनाख्त नहीं करते, उसकी पड़ताल नहीं करते। ये व्यवस्था में बैठे हुए ये तथाकथित लोग समझ गए हैं इस रहस्य को, और इसी के चलते वे कहते हैं कि वहाँ मदारी ज़ुबान में देश का चमकता हुआ नाम है। मदारी ज़ुबान मतलब कि आपको कठपुतली की तरह नचाने के लिए एक जो नमकीन भाषा, मीठी भाषा होती है, वह मदारी ज़ुबान है, जो सांप को नचाती है। वैसे सांप जनता है, उसके पास अपनी शक्ति है, लेकिन वह तो मदारी की पुंगी पर ही डोल रही है। लेकिन तुम अपने आप में डूबे हुए चुपचाप खड़े हो, यह हमारी स्थिति है। किताब में छपे पेड़ की तरह, जो हिलता नहीं डुलता नहीं, मतलब उसमें जान नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है। मौसम से बेखबर, मतलब किसी भी मौसम का तुम पर असर नहीं होता। और मैं तुम्हें वक्त में वापस खींच लाने की कोशिश में लगा हूँ। और कवि अपनी जिम्मेदारी को यहाँ प्रस्तुत करते हैं कि तुम्हें कोई संवेदना नहीं बची हुई इन मुद्दों के प्रति, और मैं तुम्हें उस माहौल में फिर से ले जाना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारा अस्तित्व है, जनता के रूप में, व्यक्ति के रूप में। नहीं, मुझे इस तरह डबडबाई आंखों से मत घूरो। तो आशंका होती है ऐसा कहने पर किसी के, तो वो घूर रहा है। वो मतलब कौन? हम सब। मैं तुम्हारे ही कुनबे का आदमी हूँ, शरीफ हूँ, सगा हूँ। फिलहाल तुम्हें गलत जगह डालने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मगर साथ ही यह साफ कह दूँ कि रेशन कार्ड में मेरा साहस क्या है, रेशन कार्ड में लिखे एक फालतू नाम की दलील से ज़्यादा नहीं है। हाँ, मैं भी भयभीत हूँ तुम्हारे जैसे। तुम कहते कि मेरी कोई स्थिति नहीं है, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं भी भयभीत हूँ इस व्यवस्था के खौफ में। तुम्हारे तरह बूढ़े और रक्तलोलुप मशाल जी घूम रहे हैं इतिहास की ताजगी बनाए रखने के लिए नौजवान की सफल मौत की टोह में। और हर कोई यहाँ नौजवान को मारना चाहता है, कोई किसी एक
युवा विचार को मारना चाहता है, जो परिवर्तन लाना चाहता है, या इस व्यवस्था के सारे षड्यंत्रकारी रहस्य को खोलना चाहता है। और लेकिन मैं तुम्हें उन सब से आगाह करने के लिए ही आया हूँ। यहाँ तक इस कविता के दूसरे भाग की चर्चा को हम पूर्ण विराम देते हैं। तीसरे भाग में हम जल्द ही आपके सामने होंगे। नमस्ते।